वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 274 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 274 तक पहुँच सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस, इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? एक प्रश्न तो ये है, एक प्रश्न ये है कि ये खेले कहाँ गए, ये गेम्स कहाँ हुए। तो एमपी में हुए, मध्य प्रदेश में, और पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया और यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था। पहली बार इनका आयोजन 2018 में हुआ भारत की राजधानी दिल्ली में। विजेता राज्यों की सूची की बात करें तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर और स्वयं मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक सहित कुल 161 पदक जीते और प्रथम स्थान पर रहा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो अभी चल रही है 50% डिस्काउंट पर 13 मई के लिए, 13 मई तक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा और यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में। देखिए, वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा और विश्वविद्यालय को अप्रैल या मई 2023 तक यूनेस्को से विरासत टैग प्राप्त होने की उम्मीद है। यूनेस्को के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व भारती का उद्घाटन कला, भाषा, मानविकी, संगीत में अन्वेषण के साथ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था और ये आज उन विभिन्न संस्थानों में परिलक्षित होता है जो अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में हिंदी का अध्ययन सहित चीन एशियाई अध्ययन, मानविकी, ललित कला और संगीत का अध्ययन जारी रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया है? किसने किया है महामारी संधि का शून्य मसौदा? एक किया WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी है इसका आंसर। देखिए, वैश्विक और राष्ट्रीय महामारी से निपटने हेतु प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया। सीधे सीधे याद रखिएगा। और इस संधि का उद्देश्य है महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड-19 गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गिर, थारपारकर और लाल सिंधी क्या हैं? कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली है, रामसर साइट्स हैं, मवेशियों की नस्लें हैं या जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी के उपप्रकार? इससे पता नहीं चलेगा लेकिन थर्ड वाले से आपको पता चल सकता है, लाल सिंधी से, कि ये मवेशियों की ही नस्लें होंगी। बी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों? देखिए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार के दबाव के कारण राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो कि स्थित है हरियाणा के करनाल में, उसने देसी नस्ल गिर का भारत का पहला क्लोन मादा बछड़ा जो है तैयार किया है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एक परियोजना के तहत, NDRI की एक परियोजना के तहत राज्य गिर और साहिवाल जैसी देसी गाय की नस्लों की क्लोनिंग पर काम करेगा। कौन सा राज्य? हरियाणा। गिर हो गया, साहिवाल हो गई, थारपारकर और लाल सिंधी जैसी स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की दुग्ध उत्पादन क्षमता तथा भारतीय डेयरी उद्योग में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में और भारतीय डेयरी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, तो बी करेक्ट है। कोलार गोल्ड फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? KGF मूवी भी बनी थी इस पर अभी हाल ही में। ये है कर्नाटक में। कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक खनन क्षेत्र है। यह अपनी ऐतिहासिक सोने की खानों हेतु जाना जाता है जो दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक थी। KGF में खनन जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा 1880 में शुरू किया गया था और भारत में वर्तमान में सोने की 3 खाद्यान्य हैं। कर्नाटक में हुट्टी और ऊटी
और झारखंड में हीराबुद्दीनी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड। ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य पर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। ओजोन यानी O3 भी एक ग्रीन हाउस गैस है क्या? बिल्कुल, ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य पर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः वायुमंडलीय उष्मीकरण हेतु जिम्मेदार होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ठीक है, ये सब हैं। और इनको फॉर्मूले में भी याद रखिएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का CH4, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, ओजोन का O3 और जलवाष्प यानी वाटर वेपर का H2O। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तिवा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तिवा ट्राइब है असम की। देखिए, असम की तिवा जनजाति के लोग बुवाई के मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाने के लिए जो है प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार यांगली महोत्सव का आयोजन करते हैं। यांगली, और ये जो यांगली महोत्सव या उत्सव है ये कृषि से संबंधित है और तिवा जनजाति के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है ये यांगली उत्सव, क्योंकि कृषि उनके समुदाय के लिए आय का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। पहले भी चर्चा की होगी हमने इस प्रश्न पर कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत पूछा गया होगा ये सवाल, PCS में भी और दूसरे एग्जाम में भी। तो सबसे पहले भारत में आए कौन, डच या पुर्तगाली? सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में। तो जहाँ जहाँ पुर्तगाली नहीं है सबसे पहले उसे हटा दीजिए। पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद अंग्रेज नहीं आए, उसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंत में आए फ्रांसीसी। तो डी है इसका आंसर। तो भारत में आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कंबोज साम्राज्य के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया और इसमें महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित हैं इसमें। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, जो 15वीं सदी तक कायम रहा। इस काल में साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पूछने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। पौंडीचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, मुख्यतः बिना जुड़े हुए जिलों पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे से मिलकर बना है। आपको बताना है कि ये जिले निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्थित नहीं है। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कुछ राज्यों में विस्तृत है, कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है ऐसे, या 4 में से एक विकल्प रख देगा किस राज्य में स्थित नहीं है वैसे। SSC में कई बार ये प्रश्न पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, बैंक में पूछा गया। तो इसका जो विस्तार है वो यहाँ तक है, यानी आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, लेकिन कर्नाटक नहीं जाता है ये, इसका कोई भी जिला। तो अपना आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। जिले हैं पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। कराईकल जिला तमिलनाडु में स्थित है पुदुचेरी का, और माहे जो है वो केरल में स्थित है, अरब सागर में। कर्नाटक में कोई भी नहीं है, तो डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ब्रायोफाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रायोफाइट्स असंवहनीय पौधे होते हैं जिनमें जड़ें जो हैं अनुपस्थित होती हैं और ये प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 10th और 11th और 12th में अगर बॉटनी रही होगी तो ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आधा प्रश्न ही बना तो बना कभी 1-2 साल में।
फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, ब्रायोफाइट्स असंवहनीय पौधे होते हैं जिनमें जल और पोषक तत्वों के परिवहन हेतु जटिल संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। और असंवहनीय पौधों यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं इनको इंग्लिश में, इनमें अपनी असली जड़ों, तनों और पत्तियों का अभाव होता है। मांस और लीवर वॉट्स आदि ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं। ये प्रायः नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनका इतना याद रखिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। वह सहायक फसल जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाए उसे क्या कहोगे? दीर्घोपयोगी कृषि, जीविकोपार्जन कृषि, हरी खाद, जैविक खाद। जीविकोपार्जन पे तो हमने सवाल बनाया है, इसको बोलते हैं हरी खाद, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों की वृद्धि और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसकी हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। भारत में WWF इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 27 नवंबर 1969 को, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। WWF इंडिया की स्थापना भारत में 27 नवंबर 1969 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहार्दपूर्ण बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई है? किस देश के नेतृत्व में, यानी और भी देश उसमें शामिल होंगे? किसके नेतृत्व में? भारत के नेतृत्व में। भारत किधर गया? बी है इसका आंसर। देखिए, प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में भारत है। ये भारत जो है अमेरिका, ब्राज़ील और अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में काम कर रहा है, तो भारत इसका आंसर है। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के G20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। और इसकी घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास तथा शहरी कार्य मंत्री के द्वारा की गई थी हाल ही में। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर ये तीनों सही होंगे तो आंसर डी होगा। NPCI भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक एकीकृत संगठन है। इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान व वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। NPCI एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसका जो स्वामित्व है वो भारत में प्रमुख बैंकों के एक संघ के द्वारा साझा किया जाता है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं NPCI से रिलेटेड, तो डी है इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक एकीकृत संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में सुरक्षित और कुशल खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करना है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। स्थापना की बात करें तो NPCI की स्थापना जो है वर्ष 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के मार्गदर्शन तथा समर्थन के तहत की गई थी। स्वामित्व की बात करें तो NPCI एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसका स्वामित्व भारत में प्रमुख बैंकों के एक संघ के द्वारा साझा किया जाता है। वस्तु और सेवाओं की बात करें तो यह जो है एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी NEFT, तत्काल भुगतान सेवा IMPS और भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPS, रुपे कार्ड और अन्य सहित उत्पादों एवं सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पारिस्थितिक दृष्टि से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका अधिक महत्व है? किसका? शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नल्लामला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व भारतीय राज्य तमिलनाडु में जो है पश्चिमी घाट के साथ एक संपर्क क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र है तमिलनाडु में।
और यह वर्ष 2008 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और वर्ष 2011 में इसका विस्तार किया गया। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 1411.6 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु राज्य में प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में यह वर्ष 2013 में चौथा बाघ अभयारण्य बन गया, सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये है टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। नागरहोल वहीं है जहां बांदीपुर है, यानी कर्नाटक में। तो नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक। बनेरघट्टा पूछ ले, वो भी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सबसे पहले भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने किया था। और यह शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ क्या बनता है? पृथ्वी का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। अर्थ आवर या पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अर्थ आवर वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की एक वार्षिक पहल है जिसकी शुरुआत हुई थी 1990 में और यह 180 देशों से अधिक लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 8:30 से 9:30 है, 9:30 से 10:30 है? 8:30 से 9:30 ही है, ठीक है, अपने स्थानीय समय के अनुसार। किसी के दिन में होते हैं, किसी के रात में। तो करेक्ट है दूसरा, पहला, दोनों सी है इसका आंसर, अर्थ आवर। तो अर्थ आवर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF की वार्षिक पहल है जिसकी शुरुआत 2007 में हुई और यह 180 देशों से अधिक लोगों को उनके स्थानीय समय के अनुसार 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में अनावश्यक लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जैसे भारत का स्थानीय समय GMT से 5.5 घंटे आ गया, तो यहाँ जब दिन होगा तो वहाँ रात होगी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है ये, और प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश का जो कुल बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो कितना है? इनमें से बताइए कितना है। यहाँ तक तो सभी में कॉमन है, वो की संख्या 4, 6, 5 या 8। 6,90,242.43 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के लिए विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पेश किया। तो ये नंबर याद रखिएगा, ये सवाल ऐसा पूछ लेता है कभी कभार स्टेट PCS में। तो 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो 1 से 2 बार और इन सभी का आप PDF सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हो जो 50% के डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या WhatsApp करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।